टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है? अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पता, हमें उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कलर चेंज के थ्रू हमें पता चल जाएगा रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, एसिड बेस टाइट्रेशन में हमें या तो एसिड की कंसंट्रेशन पता होगी या बेस की कंसंट्रेशन पता होगी। तो हम क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क में एसिड का कुछ वॉल्यूम लेंगे जिसके बारे में हमें पता होगा, हमने 20 ml लिया या फिर 50 ml लिया। साथ में हम कुछ इंडिकेटर भी यूज कर लेंगे। मान लीजिए आपने फिनोप्थिलीन ले लिया, आपको पता है फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, तो वहां पर कुछ कलर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर ड्रॉप वाइज बेस ऐड करेंगे और स्टीयर करेंगे, कलर आएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जब हम ड्रॉप वाइज उसके अंदर ऐड करते रहेंगे तो एक टाइम पर आप देखेंगे कलर आया लेकिन डिसअपियर नहीं हुआ, उस टाइम हम ड्रॉप डालना बंद कर देंगे। तो यहां पर कलर चेंज के थ्रू हमें पता चल रहा है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जिस अपरेटस का यूज कर कर बेस का वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर स्केलिंग होती है। स्केल से हमें पता चल जाएगा कि हमने बेस का कितना वॉल्यूम यूज किया है। क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के कंज्यूम हुए होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम हुए होंगे। तो यहां पर इसका यूज कर कर हम कॉन्सेंट्रेशन एसिड या बेस की निकाल सकते हैं। तो टाइट्रेशन का मीनिंग है एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता है, उसका यूज कर कर उसके साथ रिएक्शन करवाकर दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना। तो टाइट्रेशन कई टाइप की होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में जब कलर चेंज होगा तो हम क्या कह सकते हैं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के कंज्यूम हो रहे हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस के कंज्यूम होंगे। तो यहां पर आपको इनमें से किसी एक ही कंसंट्रेशन के बारे में पता होगा, या तो बेस की या फिर एसिड की। एक का आपने फिक्स वॉल्यूम लिया कॉनिकल फ्लास्क में, दूसरे का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है ब्यूरेट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल की वैल्यू पता है, आप चौथे की कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हम एसिड बेस में एक टाइट्रेशन और कंसिडर करते हैं, बैक टाइट्रेशन। बैक का मीनिंग क्या है, आप आगे चले गए फिर कुछ वापस आ रहे हैं। जो एंटासिड टैबलेट्स होती हैं उनकी न्यूट्रलाइजेशन पावर को डिटरमाइन करने के लिए हम इस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर जो हम एसिड यूज करते हैं वो वीक एसिड होता है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, स्लोली रिएक्ट करता है। तो अगर आप ब्यूरेट से यहाँ पर बेस ऐड करेंगे, कलर चेंज होगा, कुछ देर के लिए आपको लगेगा कलर चेंज हो गया, आपको लगेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कलर वापस डिसअपियर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम रफली कुछ वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस का, वो डाल देंगे, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको छोड़ देंगे 1 घंटे तक के लिए। अब जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें बेस ज्यादा होगा। अगर आपने फिनोक्सिल इंडिकेटर यूज किया हुआ है तो सॉल्यूशन का कलर आपको क्या मिलेगा,
पिंक कलर मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा बेस हमने डाला है उसको न्यूट्रलाइज करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पिंक कलर सॉल्यूशन के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट। कब तक ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज, जब तक कलर चेंज ना हो जाए, पिंक से कलरलेस ना हो जाए। तो टाइट्रेशन करते हुए हमने क्या किया, रफली कुछ बेस का अमाउंट डाला कि हमें लग रहा है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बेस चाहिए हमें। तो आपको सॉल्यूशन का कलर पिंक मिलना चाहिए आफ्टर लॉन्ग टाइम, इतना हमें बेस ऐड कर देना। लेकिन टाइट्रेशन का मीनिंग है कंप्लीट रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट का अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में दूसरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मीनिंग होता है जब एसिड और बेस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहां पर जो पिंक कलर सॉल्यूशन मिला है उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं ड्रॉप वाइज। वापस जब सॉल्यूशन का कलर पिंक से क्या हो जाए, कलरलेस, तो हम ड्रॉप डालना बंद कर देंगे। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर इसके ग्राम इक्विवेलेंट प्लस H2SO4 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होने चाहिए, बेस ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका यूज कर कर हम इसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। एसिड बेस के लिए हम एक टाइट्रेशन और यूज करते हैं, डबल टाइट्रेशन। नाम से हमें पता चल रहा है डबल का मीनिंग है टू। तो यहां पर हम दो इंडिकेटर यूज करते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फ्थालीन। इसका हम यूज कब करते हैं, जब आपके पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस टाइप का कोई मिक्सचर हो, या तो ये तीनों प्रेजेंट हो या इनमें से कोई भी दो प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम डबल टाइट्रेशन का यूज करते हैं। इस मिक्सचर का कंपोजिशन इसका यूज कर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस में जब हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज किया, तो सिर्फ मिथाइल ऑरेंज को एज इंडिकेटर ले सकते हैं। सेकंड सैंपल को हम सिर्फ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज करके टाइट्रेट कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी होगी, पहले हम फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज करेंगे, जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम किस इंडिकेटर का यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। तो पहले केस में मान लीजिए आपने एक सैंपल को ट्रीट किया HCl के साथ यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, फिर सेकंड सैंपल लिया, उसको आपने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज करते हुए HCl के साथ टाइट्रेट किया। थर्ड पॉसिबिलिटी होगी, हम पहले फिनोल्फ्थालीन का यूज करें, जब कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम मिथाइल ऑरेंज का यूज करें। तो इस कॉम्बिनेशन में हम इन इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, जो भी हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा उसका यूज कर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ले रहे हैं तो उस केस में सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसका मीनिंग यहां से हम कार्बोनेट रिमूव कर रहे हैं, उसको क्लोराइड से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस केस में इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप HCl के साथ ट्रीट करेंगे तब भी NaCl बनेगा। इस केस में इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 1। क्योंकि आप ध्यान से देखें, हमने एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस किया। यहाँ भी 1 नेगेटिव है और यहाँ भी क्या है? 1 नेगेटिव। यहाँ कितना नेगेटिव था? 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव को हटाया था हमने यहाँ पर, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पर क्या है? 2 है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पर जिस वीक एसिड को हमने हटाया है उसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 2। यहाँ पर हमने जिस वीक एसिड को हटाया है उसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 1। सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होगा NaCl में, तो यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 1, क्योंकि इसकी बेसिटी क्या है? 1। लेकिन अगर आप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यूज करते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, सोडियम कार्बोनेट सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट तक कन्वर्ट हो सकता है, उससे आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम एक ही Na पॉजिटिव को हटा पा रहे हैं, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का बैलेंस फैक्टर क्या है? 2। यहां पर सोडियम कार्बोनेट का बैलेंस फैक्टर क्या है? 1। सोडियम बाइकार्बोनेट का बैलेंस फैक्टर इस केस में क्या होगा? यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, उससे पहले ही कलर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम इसका बैलेंस फैक्टर क्या लेंगे? 0 लेंगे। NaOH है तो यहां पर रिएक्शन होगी, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1। अगर मिक्सचर के अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट हो तो ये तो HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो बैलेंस फैक्टर क्या है? 0। NaCl के केस में भी HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इस केस में इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0। बैलेंस फैक्टर का मीनिंग है वैलेंसी फॉर रिएक्शन। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है, इसके बेस पर इसका रेलेवेंट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। डबल टाइट्रेशन के ऊपर अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है? 10 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट is titrated with hydrochloric acid using phenolphthalein indicator and then methyl orange indicator। देखो जो phenolphthalein इंडिकेटर है उसको हम फर्स्ट एंड पॉइंट तक यूज कर रहे हैं, जब पहली बार कलर चेंज होगा। जैसे पहली बार कलर चेंज होगा उसके बाद हम इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट एंड पॉइंट है वो आपको कब मिल रहा है? जब आप 10 ml N/10 HCl ऐड कर रहे हैं। सेकेंड एंड पॉइंट आपको कब मिल रहा है? जब आप एक्स्ट्रा 15 ml N/10 HCl ऐड कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें रेशियो ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालने सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के। फर्स्ट एंड पॉइंट पर क्या होगा? यहां पर हम इंडिकेटर कौन सा ले रहे हैं?
फिनोक्सिलिन इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जब आप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यूज करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मान लीजिए x मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके मिक्सचर में प्रेजेंट थे, जब टाइट्रेशन हुई तो प्रोडक्ट के भी उतने मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के x मिलीग्राम इक्विवेलेंट बन रहे हैं। पहले से सोडियम बाइकार्बोनेट कितना प्रेजेंट है, y मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, क्योंकि मिक्सचर में दो ही चीजें हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर का यूज करते हैं तो जब तक कलर चेंज होता है तो ये रिएक्ट नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं, एट फर्स्ट एंड पॉइंट जब रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे प्रोडक्ट के भी उतने ही कंज्यूम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl must be equal to number of gram equivalent of mixture react। तो यहां पर कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट ने रिएक्ट किया है, x मिलीग्राम इक्विवेलेंट ने रिएक्ट किया आउट ऑफ मिक्सचर, और एसिड के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट यहां पर हमने कंज्यूम किए हैं। इसकी नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है 1/10, वॉल्यूम कितना है 10। यहां पर वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में लिया है तो ये भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, और x को भी हमने क्या यूज किया था, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर। अब आप देखें एट फर्स्ट एंड पॉइंट सोडियम कार्बोनेट तो बचा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा, x तो नया बना, y पहले से प्रेजेंट था। एट सेकंड एंड पॉइंट क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट तो प्रेजेंट ही नहीं है अब मिक्सचर में, अब प्रेजेंट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके कंज्यूम हो रहे हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके प्रोड्यूस होंगे। तो इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, x प्लस वाई, तो इसके भी उतने होने चाहिए। एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम कितना यूज कर रहे हैं, 15 ml, नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10। तो इसके जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है वो x प्लस वाई है, इसके कितने हैं 15 इंटू 1/10। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1.5, और इससे पहले आपने x क्या कैलकुलेट किया था 1, इसका मीनिंग y क्या होगा 0.5। तो हमें निकालना था x रेशो y, तो ये आपको मिल रहा है 1:0.5 मीन्स 2:1। टाइट्रेशन में हम नेक्स्ट कर रहे हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। अभी हमने एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में स्टडी किया था। रेडॉक्स में एक सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा और दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होगी या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होगी। रिएक्शन के थ्रू अदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे। टाइट्रेशन में रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन कौन सा लेते हैं, KMnO4 को हम एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, थर्ड न्यूट्रल और वीक एल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में। यहां पर चेक करें ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिफरेंस है। यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। +7 से +2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी? 5 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ KMnO4 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 5 है। जब आप KMnO4 को पोटाशियम पर मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में लेंगे तो उस केस में ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। खुद ये यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर हम इसका बैलेंस फैक्टर क्या लेंगे? 5। बेसिक मीडियम में या हम कहें स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से कहां पर जा रही है? +6 जा रही है मैग्नीज के लिए। तो यहां पर 1 का डिफरेंस है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं KMnO4 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम KMnO4 पहले तो कन्वर्ट होता है K2MnO4 में, अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा MnO2 में। यहां पर हम देखें +7 से हम कहां पर जा रहे हैं? +4 में। तो यहाँ एक मैग्नीज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहां पर जो बैलेंस फैक्टर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? KMnO4 सॉल्यूशन कलर्ड, इसका कलर कंसंट्रेटेड कंडीशन में तो पर्पल है, डाइल्यूट कंडीशन में पिंक है। जब KMnO4 Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो सॉल्यूशन पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। यहां पर पिंक कलर सॉल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर पिंक कलर सॉल्यूशन पहले तो ग्रीन में कन्वर्ट होगा, फाइनली सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और हमें MnO2 के ब्राउन पीपीटी मिलेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, लेकिन तीनों जगह बैलेंस फैक्टर अलग अलग है। पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसको भी हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ एसिडिक कंडीशन में यूज करते हैं। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये कन्वर्ट होता है क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव में। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है? +6 से +3। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट। यहां पर क्रोमियम कितने? 2। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी? 6 होगी। इसलिए यहां पर बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज से क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। जो क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर शो करते हैं। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा तो सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज से क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा।
कुछ अदर केस भी हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में, जैसे आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन यूजिंग हाइपो। तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं? आयोडाइड आयन इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। आयोडाइड आयन को हम इन सॉल्यूशन लेंगे, इसको हम किसी सब्सटेंस के साथ ट्रीट करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होगी। यहां पर हम फ्री आयोडीन को यूज करते हैं फॉर रिएक्शन। यहां पर हम यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को, नॉर्मली हम यहां पर स्टार्च को एज इंडिकेटर यूज करते हैं। फ्री आयोडीन के साथ जो स्टार्च है वो हमें कलर कौन सा देगा? ब्लू कलर। अगर अभी हमें ब्लू कलर दिख रहा है तो जब ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा तो उस केस में हम कह सकते हैं रिएक्शन क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में स्टडी किया, उनका वैलेंस फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है। जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें प्रिपेयर करने हैं वो है KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको उनका वैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए। अब जो सामने सब्सटेंस आएंगे उनका वैलेंस फैक्टर क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। हैलाइड किस में कन्वर्ट होंगे? हैलोजन में कन्वर्ट होंगे। देखो इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, माइनस से ये जीरो में जा रहे हैं, तो यहां पर इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसका वैलेंस फैक्टर यहां पर क्या होगा? 1। जो भी हैलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी अगर हैलाइड हैं तो किस में कन्वर्ट होंगे? हैलोजन में। यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर 0, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है I नेगेटिव इन बेसिक मीडियम कन्वर्टेड इनटू आयोडेट आयन। तो यहां पर वैलेंस फैक्टर क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें -1 से हम यहां पर कहा जा रहे हैं? +5 में जा रहे हैं। तो इस केस में बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। अभी हमने हैलाइड का केस किया, हैलाइड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो आयोडाइड है वो बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडेट आयन। तो यहां पर इसका बैलेंस फैक्टर 6 है। मोर साल्ट इसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O। यहां पर जो फेरस आयन है वो कन्वर्ट होता है फेरिक में। तो यहां +2 से कहां पर जा रहे हैं? +3। इसका मीनिंग इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 1 है। फेरिक का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? फेरिक ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है, फेरिक फेरिक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसका बैलेंस फैक्टर क्या होता है? 0। सल्फाइड कन्वर्ट होते हैं सल्फेट में।
-2 से कहां पर जा रहे हैं, +6 में, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, तो बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 8 होगा। स्केल में देखना आपको -2 से +6 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। H2S ये कन्वर्ट होगा सल्फर में, -2 से 0, तो यहां पर बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। सल्फाइड कन्वर्ट होता है सल्फेट में, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पर +6 है, तो यहाँ बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक सल्फर के लिए कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, तो यहां पर हम +3 से +5 जा रहे हैं, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो इसका भी बैलेंस फैक्टर क्या है, 2। ऑक्सैलेट या ऑक्सैलिक एसिड आपके पास आ जाए, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो एक कार्बन के लिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, तो हमें कंप्लीट कंपाउंड में देखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसके कितने एटम प्रेजेंट है, एक के लिए 1 का डिफरेंस है, 2 के लिए 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 2। तो ये कुछ केस हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूज करेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। फर्स्ट न्यूमेरिकल, 50 milliliter of 0.1 molar KMnO4 titrated with 0.1 molar more salt solution. Determine volume of more salt used during titration. टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करना। तो यहां पर जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट कंज्यूम्ड must be equal to मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट कंज्यूम। तो यहां पर एक रिएक्टेंट तो है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा क्या है, मोर साल्ट। मिलीग्राम इक्विवेलेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहां पर मोलैरिटी दी हुई है KMnO4 की, इसको हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ मीडियम क्या है, एसिडिक। अभी हमने स्टडी किया एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो बैलेंस फैक्टर होता है वो 5 होता है, तो इसका मीनिंग हम मोलैरिटी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। अब मोर साल्ट के लिए देखें, इसकी भी मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.1, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मोर साल्ट का बैलेंस फैक्टर हमें पता होना चाहिए। तो मोर साल्ट का बैलेंस फैक्टर क्या है, फेरस यहाँ पर प्रेजेंट है जो फेरिक में कन्वर्ट होता है, एक ही प्रेजेंट है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 1। अब देखिए कितना वॉल्यूम यूज हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है, और टाइट्रेशन में जो वॉल्यूम हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टाइटर वैल्यू। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपको कितना वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, 250 मिलीलीटर। मोर साल्ट में आपको बैलेंस फैक्टर याद होना चाहिए, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। Another numerical, determine number of moles of KMnO4 required to oxidize
1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्जालेट, फेरस ऑक्जालेट। मीडियम यहां पर भी हम कौन सा ले रहे हैं, एसिडिक। फर्स्ट पार्ट, फेरस सल्फेट का बैलेंस फैक्टर हमें पता होना चाहिए, KMnO4 का तो हमें पता ही है। तो यहां पर फेरस आयन तो ऑक्सीडाइज होगा, क्या सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा? पहले तो हम फेरस सल्फेट का फार्मूला लिख लेते हैं। Fe के पास +2 है, सल्फेट के पास -2 है, तो ये फार्मूला है फेरस सल्फेट का। तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो फेरस कन्वर्ट होगा फेरिक में, सल्फेट सल्फेट ही रहेगा। +2 से हम कहां पर जा रहे हैं, +3 में, तो इसका मीनिंग इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 1। अब रिएक्शन हो रही है तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 must be equal to number of gram equivalent of फेरस सल्फेट, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रही है, फेरस सल्फेट के साथ हो रही है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स को आप बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए यहां पर KMnO4 के x मोल यूज हो रहे हैं, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है एसिडिक मीडियम में, 5। इसके कितने मोल्स हैं आपके पास, 1। इसके मोल्स को भी ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस फैक्टर से। अभी आपने इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया 1, सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स को रिलेट करना तो आप रिलेट इस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर। KMnO4 का बैलेंस फैक्टर आपको याद होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में क्या है, 5 है। अब हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, आपको क्या दिया हुआ है, फेरिक ऑक्जालेट। इसका फार्मूला हमें लिखना होगा, ऑक्जालेट होता है C2O4 2 नेगेटिव, फेरिक Fe+3। इसका फार्मूला क्या होगा, आपको चार्ज को बैलेंस करना होगा, जितना नेगेटिव होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर इक्वल नहीं है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, जब हम टाइट्रेशन करेंगे फेरिक तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0। लेकिन जो ऑक्जालेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। यहां हम +3 से कहां पर जा रहे हैं, +4 में। अभी हमने स्टडी भी किया था ऑक्जालेट का बैलेंस फैक्टर क्या होता है, 2। यहां पर कितने ऑक्जालेट हैं, 3 ऑक्जालेट हैं, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 6। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0। यहां पर फेरिक कितने हैं, 2, तो टोटल बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 0 +3 इंटू 2। एक ऑक्जालेट के लिए बैलेंस फैक्टर 2 है, 3 के लिए क्या होगा, 3 इंटू 2। एक फेरिक के लिए बैलेंस फैक्टर 0 है, तो 2 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 0। ये टोटल बैलेंस फैक्टर आपको मिल रहा है, तो यहाँ बैलेंस फैक्टर क्या है, 6 है। अगेन हम सेम टाइप की रिलेशनशिप यूज करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 must be equal to number of gram equivalent of ferric oxalate। अगेन हम अज्यूम कर लेते हैं KMnO4 के x मोल हम ले रहे हैं। अब हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस फैक्टर से। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का बैलेंस फैक्टर क्या है, 5 है। फेरिक ऑक्जालेट के हम कितने मोल्स ले रहे हैं, 1। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, 6। तो यहां पर हमें कितने मोल चाहिए होंगे, 6/5।
थर्ड केस अब हम सॉल्व करते हैं फेरस ऑक्जेलेट का। फेरस ऑक्जेलेट का फार्मूला क्या होगा? Fe+2, ऑक्जेलेट है C2O4 2 नेगेटिव। इसका मीनिंग इसका फार्मूला होगा FeC2O4। जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो फेरस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें कन्वर्ट होगा? फेरिक में। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 1। ऑक्जेलेट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 2। तो यहां पर टोटल बैलेंस फैक्टर आपको क्या मिल रहा है? एक फेरस है और एक ऑक्जेलेट है। थर्ड केस अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फेरस ऑक्जेलेट। फेरस ऑक्जेलेट का फार्मूला क्या होगा? फेरस है Fe2 पॉजिटिव, ऑक्जेलेट है C2O4 2 नेगेटिव। इसका मीनिंग इसका फार्मूला है FeC2O4। एक फेरस यूनिट आ रही है और एक ऑक्जेलेट। फेरस का बैलेंस फैक्टर कितना है? फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 1। ऑक्जेलेट के लिए अभी हमने किया ही है, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 2। तो टोटल बैलेंस फैक्टर क्या होगा? फेरस के लिए 1, ऑक्जेलेट के लिए 2, तो इसका जो टोटल बैलेंस फैक्टर होगा वो होगा 3। अब हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जैसा भी हमने किया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। हम अज्यूम कर रहे हैं x मोल्स हमें KMnO4 के चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फेरस ऑक्जेलेट के कितने मोल्स ले रहे हैं? 1। ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है? 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए हमें? 3/5। जब भी हमारे पास टाइट्रेशन से रेलेवेंट कोई भी केस आता है, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशन हो, चाहे वो रेडॉक्स टाइट्रेशन हो, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटोमेट्रिक एनालिसिस। ऐसा कोई भी केस आता है जहां पर रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हो, जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, वहां पर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। एक रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे, दूसरे के भी उतने ही कंज्यूम होंगे। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है? कंप्लीट रिएक्शन। ये आपको अपने माइंड में रखना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कितना प्रेसिपिटेट का अमाउंट बना है, तो ऐसे केस में आपको लिमिटिंग एजेंट देखना होगा। लिमिटिंग एजेंट प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा। अगर सॉल्यूशन का नेचर पूछा हुआ है आपसे, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, तो उस केस में आप एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे वही सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।